जी, सी प्लस प्लस हमने आज स्टार्ट करनी है। यहाँ पे बेसिक्स इंट्रोडक्शन मैंने राइट डाउन कर दिया। एक हाई लेवल लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस सी लैंग्वेज का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। इसके अंदर एक मेजर डिफरेंस था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो पार्ट है वो सी लैंग्वेज में नहीं था, ये सी प्लस प्लस में ऐड हुआ था और 1972 में ये लॉन्च हुई थी। ठीक है, ये बेसिक थोड़ी सी हिस्ट्री, आप मज़ीद भी डिटेल्स की देख सकते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। ये जब हम आगे अपनी डिस्कशन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली है। तो वेरी फर्स्ट थिंग जो हमने सिंटेक्स की बात पहले की थी कि ये सेट ऑफ रूल्स को बोलते हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को राइट डाउन करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, जैसे अगर हमने इंग्लिश की एग्जांपल देखी है, अगर इंग्लिश में मैं कोई एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे ऑब्वियसली अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स चाहिए जिनको मैं मिला के वर्ड्स बनाऊंगा और फिर उन वर्ड्स को डिफरेंट रूल्स के तहत आपस में एक सीक्वेंस के साथ मिलाऊंगा तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसा ही है कि जब हम सी लैंग्वेज का कोड लिखेंगे या सी प्लस प्लस का कोड लिखेंगे तो हमारे पास कुछ सिंबल्स होंगे, कुछ डिफरेंट पंक्चुएशंस, स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे और कुछ वर्ड्स वगैरह होंगे जिनको हम आपस में कुछ प्री डिफाइंड रूल्स के तहत मिलाएंगे तो वो एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन बन जाएंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन भी हमने स्टडी किया था कि हमने सीपीयू को अगर कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए कमांड देनी होती है, ऑर्डर देना होता है तो हम उसको इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब सी लैंग्वेज के अंदर हमारा जो प्राइमरी गोल है वो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन देना है। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली हमने स्टेटमेंट्स लिखनी है ना। ठीक है, तो सिंटैक्स जब भी मैं बोलूँगा तो इट मीन्स कि मैं उन स्टेटमेंट्स को लिखने के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके अंदर जो कीवर्ड सिंबल्स वगैरह यूज होने हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर 2 स्टेटमेंट्स, अभी मैंने वर्ड यूज किया था। जब डिफरेंट इसको स्टेटमेंट को आप सेंटेंस का अल्टरनेट समझ सकते हैं। ठीक है, सिंटैक्स को हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि आप उसको ग्रामर को अल्टरनेट समझे। जैसे इंग्लिश के अंदर ग्रामर होती है, इस तरह सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास सिंटैक्स है। ठीक है, और सिंटैक्स के रूल्स को फॉलो करके जब हम एक स्टेटमेंट बना लेंगे, एक ऑर्डर बना लेंगे जो हम प्रोसेसर को फॉरवर्ड कर रहे होंगे तो हम उसको स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक है, जैसे इंग्लिश में आप एक सेंटेंस बना लेते हैं। अच्छा, प्रोग्राम क्या होता है? जब भी हम प्रोसेसर को, सीपीयू को, ठीक है, या स्पेशली जो कि हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं सी लैंग्वेज में, तो पहले हम कंपाइलर को अपना जो कोड है वो सेंड करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो कोड है वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, अगर मैंने कोई ऑपरेशन कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाना है तो उसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। ठीक है, तो वो जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है उसको हम एक प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब प्रोग्राम को जब हमने एक्चुअली रन करवाना होता है तो हमने देखा तो उसके हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं कि पहले हम कंपाइलर को देते हैं। हम सी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो हम अपना प्रोग्राम पूरा राइट डाउन करेंगे। प्रोग्राम के अंदर क्या राइट डाउन करेंगे? स्टेटमेंट्स। ठीक है, लेट्स सपोज 10 स्टेटमेंट्स का मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया और फिर मैंने वो प्रोग्राम किसको दे दिया? कंपाइलर को, सी लैंग्वेज के कंपाइलर को। सी लैंग्वेज के कंपाइलर ने उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये पहला स्टेप है और उसके बाद फिर उसने वो मशीन लैंग्वेज वाला जो कोड था वो आगे प्रोसेसर को दिया और प्रोसेसर ने उसको रन किया। तो जो पहला स्टेप है सी लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करने वाला, उसको कंपाइलेशन बोलते हैं। ठीक है, और जो कर रहा होता है उसको कंपाइलर। ठीक है, और जब आपका कोड कन्वर्ट हो जाता है सी लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज के अंदर और आप उसको फॉरवर्ड कर देते हैं प्रोसेसर को रन करने के लिए, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन बोलते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे स्पेसिफिक मैं टर्म्स यूज़ करने वाला हूँ। जैसे मैंने इंग्लिश के अंदर बताया कि हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स होंगे, लेटर्स होंगे, पंक्चुएशन मार्क्स होंगे। ठीक है, उन सबको मिला के हम सेंटेंसेस बनाएंगे। तो अगर मैं ये जो लेटर्स और पंक्चुएशन मार्क्स और डिफरेंट
ग्रामर के जो रूल्स हैं, इन सारी चीज़ों को अगर एक जनरल नाम देना चाहूँ तो उसको हम सी लैंग्वेज के अंदर टोकन बोलते हैं। ठीक है, हर वो एलिमेंट जो हमारी कोडिंग के अंदर हम राइट डाउन करेंगे, जिसको मिला के हम स्टेटमेंट्स बनाएंगे, उनको हम टोकन्स बोलते हैं। ठीक है, आगे जब हम जाएंगे तो मैं इसकी एग्जांपल भी दूंगा। ठीक है, अच्छा, टोकन्स को मजीद हमने कैटेगराइज किया डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। तो पहली कैटेगरी है रिजर्व कीवर्ड्स, यानी जब भी हम कोई स्टेटमेंट लिखेंगे, अब आप यूं भी कह सकते हैं स्टेटमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टोकन्स। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे या तो सी लैंग्वेज के करेक्टर्स चाहिए, लेटर्स जो भी होंगे इसके अल्फ़ाबेट्स चाहिए होंगे, इसके अगर कोई स्पेशल करेक्टर्स है वो चाहिए होंगे, इसके कोई पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो चाहिए होंगे। ठीक है, तो वो सारे जो एलिमेंट्स हैं उन सबको हमने एक जनरलाइज नाम दे दिया टोकन। ठीक है, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक स्टेटमेंट के अंदर कोई भी चीज आ रही है वो डेफिनेटली उन सबको हम टोकन ही बोल रहे हैं। तो इट मींस अ स्टेटमेंट इज अ कॉम्बिनेशन और कलेक्शन ऑफ टोकन्स। अब जो टोकन्स हैं उसको अब मैं मजीद कैटेगराइज करूंगा। हमारी स्टेटमेंट के अंदर कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं। रिजर्व वर्ड से मुराद ये है जिनके स्पेशल मीनिंग होते हैं। ठीक है, आगे भी जब हम कोड लिखेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि कौन से स्पेशल वर्ड का क्या स्पेशल मीनिंग है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे प्रोग्राम के अंदर एक वर्ड यूज होगा, मिसाल के तौर पे CHAR। अब CHAR एक कीवर्ड है। ठीक है, और इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है। ठीक है, तो जब भी हम सी लैंग्वेज का कोड लिखते हुए कहीं भी CHAR लिखेंगे तो उसका एक प्री डिफाइंड मीनिंग है जो कंपाइलर अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी सेट ऑफ प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, ठीक है, उनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। और रिजर्व वर्ड इसलिए बोलते हैं कि ये जो सी लैंग्वेज के जो वेंडर है जिसने बनाई है, उन्होंने इन वर्ड्स को रिजर्व कर दिया है कि जब भी आप इसको यूज करेंगे इसका यही वाला मीनिंग होगा, कोई डिफरेंट मीनिंग नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, जो हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे उसके अंदर कीवर्ड्स तो हो गया, उसमें हम डिफरेंट जो एलिमेंट्स यूज करते हैं उन एलिमेंट्स को हम खुद से अपनी सहूलत के लिए, अपनी आसानी के लिए डिफरेंट नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, उनको हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। ठीक है, ये भी जब स्टेटमेंट लिखेंगे मैं ये सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट करूंगा, उस टाइम पे ज़्यादा बेहतर समझ आएंगी। ठीक है, हमने डेटा स्टोरेज की बात की थी कि जब भी हमारा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज का, तो वो उसमें दो चीज़ें हो रही होती हैं, एक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं और डाटा के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। तो हमने देखा था डाटा को हम रैम के अंदर स्टोर करते थे और सीपीयू उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करता था। अब वो जो डाटा रैम के ऊपर स्टोर हो रहा होता है डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, उन लोकेशंस को भी अपनी आसानी के लिए हम एक स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं, उस नाम को वेरिएबल बोलते हैं। इसको आगे हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, कांस्टेंट भी वेरिएबल की तरह ही एक नाम होता है, लेकिन वो जो वेरिएबल वाला डाटा होता है उसको हम किसी भी टाइम पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट वाले डाटा को हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें यही डिफरेंस है, ये भी हम कोड के अंदर इन डिटेल देखने वाले हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स भी कीवर्ड की तरह स्पेशल वर्ड्स हैं, लेकिन इनका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, बल्कि ये एक स्पेशल एक्शन से बिलोंग करता है। ठीक है, अगर मैंने कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करवाना है तो उसके लिए मेरे पास कोई स्पेशल कैरेक्टर या कोई स्पेशल वर्ड सी लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी रिजर्व्ड है जो मैं यूज़ करूँगा, तो कंपाइलर समझ जाएगा कि ये वाला एक्शन परफॉर्म करना है। जैसे मैंने CHAR एक कीवर्ड बोला था कि ये कीवर्ड है। ठीक है, तो CHAR का एक स्पेशल मीनिंग है। ठीक है, उसके अगेंस्ट कंपाइलर ने उसके एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है जब भी मैं CHR लिखूंगा। लेकिन अगर मैं ऑपरेटर्स की बात करूं तो इसकी एग्जांपल हो सकती है प्लस का आइकॉन, प्लस का जो सिंबल होता है। ठीक है, तो जब भी मैं प्लस का सिंबल डालूंगा तो कंपाइलर के लिए ये एक रिजर्व वर्ड है और इसके अगेंस्ट कंपाइलर ने जो एक्शन परफॉर्म करना है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। ठीक है, तो प्लस के सिंबल नाम से ही जा रहा है कि कंपाइलर इसके अगेंस्ट एडिशन का एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। इसको भी हम आज के लेक्चर में डिटेल देखने वाले हैं। अच्छा, अब हमारा जो प्राइमरी गोल है हमने देख लिया कि हमने
सीपीयू से एक्चुअली कोई काम करवाना है, और काम करवाने के लिए हमने दो चीज़ें देखी थी कि एक्शन परफॉर्म होना है किसी डाटा के ऊपर। तो एक्शन तो हमें पता है, एडिशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन हो सकती है, ठीक है, कोई और इस तरह का कंपैरिजन का एक्शन हो सकता है कि ये नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है या छोटा है, इस तरह का एक्शन हो सकता है। डाटा को स्टोर करना एक एक्शन हो सकता है, डाटा को सर्च करना एक एक्शन हो सकता है, ठीक है। तो एक्शन सारे हमें ऑलरेडी पता है और हमें पता है सीपीयू ने परफॉर्म करने हैं। डाटा जो है वो किस तरह का होगा उसको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले डाटा क्या होता है हमारे पास, कोई भी इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स या फिगर्स जो होते हैं उसको हम डाटा बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। फॉर इंस्टेंस मेरे पास किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई नंबर्स हैं, ठीक है, लेट्स सपोज किसी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, वो एक स्पेसिफिक नंबर होगा, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम उसको डाटा बोलेंगे, ठीक है। एक ग्राउंड के अंदर कितने लोग जो है वो मौजूद हैं, ठीक है, तो ये जो काउंट है, ये जो नंबर है, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर लेट सपोज हम किसी एक किसी कोटेशन की बात करें, किसी एक लीडर की कोई कोटेशन है, ठीक है, उसमें डिफरेंट इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं, तो ये जो इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं, ठीक है, जो हम उसको कोड बोलते हैं, ठीक है, वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डाटा ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। जिसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म हो सकता है उसको हम डाटा बोलते हैं। अब ये जो डाटा है सी लैंग्वेज के अंदर इसको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दी है, जिनको हम डाटा टाइप्स बोलते हैं, ठीक है। सी लैंग्वेज के अंदर जो मेजर कैटेगरीज हैं उनमें सबसे पहली कैटेगरी है बुलियन, ठीक है, कि हमारे पास जो भी डाटा आएगा उसकी टाइप क्या हो सकती है, वो बुलियन टाइप का डाटा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, बुलियन टाइप का डाटा जो है वो दो ही तरह का होता है। बुलियन बोलते हैं उस डाटा को जिसकी दो स्टेट्स हो सकती हैं, ठीक है, और दो स्टेट्स क्या हो सकती हैं, एक उसकी ट्रू स्टेट हो सकती है और एक उसकी फॉल्स स्टेट हो सकती है, ठीक है। कोई भी ऐसा डाटा जिसकी दो स्टेट्स हो सकती हैं, ट्रू और फॉल्स वाली, या राइट और रॉन्ग वाली, या करेक्ट और इनकरेक्ट वाली, ठीक है, ये जितनी भी मैं दो स्टेट्स बता रहा हूँ किसी भी डाटा की, हम उसको बुलियन डाटा बोलते हैं। मिसाल के तौर पे हमने कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है, ठीक है, डाटा की बात हो रही है, ये ज़हन में रखें। मैं कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करा रहा हूँ कि फॉर इंस्टेंस कोई एक स्पेसिफिक एक्शन है, वो या लेट सपोज कोई कैबिनेट है, ठीक है, वो सिर्फ फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड है, तो इसकी इंफॉर्मेशन मैंने स्टोर करवानी है कि ये मेल के लिए, लेट सपोज मेल के लिए रिजर्व्ड है या नहीं, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसका जो स्टोर कराना है मुझे, इसका सिर्फ मुझे यस और नो स्टोर कराना है, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको मैं बोलूँगा कि ये बुलियन इन्फॉर्मेशन है, बुलियन डाटा है ये, ठीक है। इसी तरह अगर नॉर्मली आपने देखा होगा कि हम डिफरेंट कोई फॉर्म्स फिल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम येस नो मार्क कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जितनी इन्फॉर्मेशन है जिसको येस नो मार्क कर रहे हैं, ठीक है, या अगर कोई क्वेश्चन पेपर टाइप डाटा हम स्टोर करना चाहते हैं, उसके अंदर ट्रू फॉल्स वाली स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, तो ट्रू फॉल्स इसकी भी दो ही स्टेट्स हैं, तो इसको भी बुलियन कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हर वो डाटा जिसकी सिर्फ दो पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं उसको हम बुलियन डाटा बोलते हैं, ठीक है। मैंने ट्रू फॉल्स, करेक्ट इनकरेक्ट, यस नो, ठीक है, लेट्स बताओ कि बस कोई ऐसा सिनेरियो जिसमें लेफ्ट और राइट दो पॉसिबल डायरेक्शंस हैं, तो आप इसको भी बुलियन के थ्रू हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी आप बुलियन डाटा कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो हर वो डाटा जिसकी दो पॉसिबल स्टेट्स हैं that would be considered as boolean data, ठीक है। दूसरी टाइप है इंटीजर, नाम से जाहिर है कि जो मैथमेटिक्स में हमारे पास इंटीजर नंबर्स होते हैं उस तरह के डाटा को सी लैंग्वेज में इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे नॉलेज के लिए इंटीजर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, इसमें डेसिमल पार्ट नहीं होता, ठीक है। मींस कि ये 1 के बाद जो नेक्स्ट पॉसिबल इंटीजर नंबर हो सकता है वो 2 हो सकता है। 1 और 2 के बीच में कोई भी कॉन्टिन्यूस नंबर नहीं है, यानी 1.1, 1.2, 1.3 नहीं हो सकता। 1 के बाद नेक्स्ट नंबर अगर मैं इंटीजर की बात करूँ तो सिर्फ 2 हो सकता है, ठीक है। तो इंटीजर्स का
जो मेन डेफिनेशन है कि इसके अंदर डेसिमल पार्ट नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा कोई भी डाटा है जिसके अंदर मेरे पास इंटीजर्स हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, किसी भी ग्राउंड के अंदर कितने लोग मौजूद है उसका जो काउंट है, दैट कैन बी इंटीजर, ठीक है। मतलब ग्राउंड के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो या 10 होंगे या 11 होंगे, 10.5 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है इंटीजर डाटा की। तो जब भी हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो इट मीन्स ये जो डाटा है इसको बोलें कि ये इंटीजर टाइप का डाटा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी कोई डिफरेंट एग्जांपल लें, अगर हम किसी एलिमेंट को फर्स्ट करें, हमारे पास कोई चीज़ है जिसका हम वेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ उसको जब हम वेट करेंगे तो वेट जो है वो 5 kg भी हो सकता है, 5.1 kg भी हो सकता है, 5.2 kg भी हो सकता है, ठीक है। तो अब उस ये जो वेट है इसकी जो डाटा टाइप है, इसको अगर हमने स्टोर करना है तो इसकी डाटा टाइप हम इंटीजर कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? इसके अंदर 5.2 वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम एक डिफरेंट कैटेगरी में फॉल कराते हैं जिसको बोलते हैं फ्लोट, ठीक है। कैरेक्टर के बाद आने वाली है फ्लोट, ठीक है। फ्लोट के अंदर हमारे पास डेसिमल पार्ट भी होता है, जैसे मैंने बताया 5.5 अगर किसी चीज़ का वेट है तो मैं फ्लोट उस डाटा को फ्लोट कैटेगरी में फॉल कराता हूँ, ठीक है। ऊपर ये जो कैरेक्टर कैटेगरी है, अगर हमारे पास कोई इस तरह का डाटा है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर है, एक लेटर है या एक अल्फाबेट है, तो हम उसको कैरेक्टर कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, ठीक है। अच्छा, और लास्ट हमारे पास एक कैटेगरी है, एक डाटा टाइप है जिसको हम डबल बोलते हैं। ये भी नंबर ही होता है, ऐसा डाटा जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हैं और उन नंबर के अंदर डेसिमल पार्ट भी है, बिल्कुल फ्लोट की तरह। सिर्फ फर्क इतना है डबल और फ्लोट के अंदर कि फ्लोट डाटा जो है उसमें मैक्सिमम जो डेसिमल पार्ट के अंदर डिजिट्स होते हैं वो 7 हो सकते हैं, और डबल के अंदर 15 तक डेसिमल पार्ट के डिजिट्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पे यूज़ हो सकता है? फॉर इंस्टेंस अभी जैसे मैंने वेट की एग्जांपल दी है, तो वेट के लिए मुझे 7 डेसिमल डिजिट्स जो हैं वो काफ़ी हैं। फर्स्ट करें किसी भी चीज़ का मैंने वेट करना है तो 5.62 या 5.63, और अगर बहुत ज़्यादा मैं क्रिटिकली उसको देख रहा हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज मैं गोल्ड को जो है ना वो वेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो गोल्ड का वेट करूँगा तो फिर तो यानी एक सिंगल पॉइंट भी जो है वो मैटर करता है, क्योंकि गोल्ड बहुत एक्सपेंसिव है। तो मे बी आई वांट टू गो अप टू 7 इंस्टेंसेस के इसमें जो है किस लेवल तक इंफॉर्मेशन मौजूद है, लाइक 5 kg तो है, लेकिन 5 के बाद अगर 5.2 मैं कह देता हूँ, ठीक है, तो आपको पता है कि केजी के बाद जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ग्राम्स की होगी, फिर उसके बाद मजीद छोटे लेवल की, तो अप टू 7 एलिमेंट्स 7 डिजिट्स में जाऊंगा तो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं मजीद किसी बड़े चीज़ की बात करूँ जिसके अंदर इंफॉर्मेशन मजीद क्रिटिकल है, ठीक है, जैसे आज कल अगर आप देखें तो बिटकॉइन जो होता है, ठीक है, उसकी अगर आप देखेंगे, लेट सपोज अभी एक बिटकॉइन की अगर वैल्यू, फॉर इंस्टेंस एक बिटकॉइन जो है वो आई डोंट नो, लेट्स सपोज $70,000 का, ठीक है, या $80,000 का, वट एवर। अब अगर किसी यूजर के पास $1 है और वो बिटकॉइन उसके अगेंस्ट बाय करना चाहता है, करेंसी को कन्वर्ट करना चाहता है, तो भाई $1 को जब मैं डिवाइड करूंगा $70,000 के साथ, ठीक है, $1 मतलब कन्वर्ट करने के लिए ना 1 को डिवाइड करूंगा 70,000 के साथ, ताकि मैं चेक कर सकूं कि $1 के अगेंस्ट कितने बिटकॉइंस मुझे मिल सकते हैं, ठीक है। तो अब जो नंबर आएगा ना उसके अगेंस्ट जो डेसिमल पार्ट है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जब आप 1 को 70,000 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 पॉइंट के बाद ही सारी वैल्यूज आ रही है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे मैं डबल वैल्यू लूँगा ताकि मैं 15 जो है वो एलिमेंट्स डिजिट्स स्टोर कर सकूँ डेसिमल पार्ट के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखें तो मैंने दो चीज़ें हर डेटा टाइप के साथ मेंशन की हुई हैं, एक उसका कीवर्ड और नंबर 2 साइज, ठीक है। साइज क्या है? बेसिकली साइज ये बताता है कि इस तरह का कोई भी डाटा है उसको जब मैंने रैम के अंदर स्टोर करना है तो मुझे कितनी कैपेसिटी रैम में रिक्वायर्ड है, ठीक है, कितनी स्पेस रैम में रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अगर आप बुलियन को देखें तो बुलियन जो है इसके अंदर दो ही पॉसिबल स्टेट्स हैं, येस नो ट्रू फॉल्स, ठीक है।
तो इसलिए हमें रैम में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए 1 ही बाइट चाहिए। अच्छा 1 बाइट क्यों चाहिए, इसको फिर मैं एक्सप्लोर करूंगा कि क्यों 1 बाइट चाहिए। इंटीजर के लिए 2 और 4 बाइट्स चाहिए होते हैं, कैरेक्टर के लिए 1 बाइट। ये आपको पता है कि कैरेक्टर के लिए 1 बाइट क्यों चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एक कैरेक्टर के अगेंस्ट हमने एक आस्की कोड जनरेट करना है, ठीक है, और वो आस्की कोड जो है वो 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो कोई किसी भी एक कैरेक्टर को, यानी ए बी सी डी ई एफ जो भी मेरे कैरेक्टर्स हैं, उसको रैम में अगर मैंने स्टोर करना है तो रैम का जो एक सेल होता है वो 1 बाइट का होता है, तो डेफिनेटली 1 बाइट के अंदर एक कैरेक्टर आराम से आ जाएगा। तो ये तो समझ आता है। ये जो बाकी सारे साइजेस हैं 4 बाइट्स और 8 बाइट्स, इसको जब हम यूज करेंगे तो मैं मजीद इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। पिछली स्लाइड के अंदर मैंने कीवर्ड्स की जब बात की थी तो उसमें मैंने ये CHAR की एग्जांपल दी थी आपको, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स बेसिकली ये बताते हैं कि जब मैं C++ का कोड लिखूंगा तो जब भी मैं कोई डाटा डिफाइन करूंगा कि इस तरह का डाटा मुझे स्टोर करना है या इस तरह का डाटा मुझे रिट्रीव करना है, वॉट एवर डाटा से रिलेटेड कोई मैं स्टेटमेंट लिखना चाहूँगा, तो उसमें C लैंग्वेज के अंदर अब मैं पूरा इस तरह से बूलियन नहीं लिखूंगा, ठीक है, पूरा इस तरह से इंटीजर नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं ये वाले कीवर्ड्स यूज करूंगा। जब ये वाले कीवर्ड्स यूज करूंगा तो कंपाइलर समझ जाएगा, जब मैं INT लिखूंगा तो कंपाइलर विल अंडरस्टैंड कि मैं इंटीजर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा कैसे लिखेंगे वो तो अभी जब हम आगे जाके कोड लिखेंगे तब उसमें हम डिस्कस करेंगे। इस तरह जब मैं यू बूलियन लिखूंगा स्मॉल b के साथ तो कंपाइलर उसको अंडरस्टैंड कर जाएगा। तो ये वो कीवर्ड्स हैं जो कंपाइलर अंडरस्टैंड करता है, प्री डिफाइन है, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम वेरिएबल को एक्सप्लोर करेंगे कि वेरिएबल एग्जैक्टली होता क्या है, ये काम कैसे करता है, ठीक है। एक चीज अंडरस्टैंड कर लें कि वेरिएबल जो है वो डाटा स्टोर करने के लिए यूज होता है, और डाटा की टाइप्स हमने अब पढ़ ली है, ठीक है, कि मैं किस किस टाइप का डाटा स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इन सारी टाइप्स का डाटा स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है, तो इट मीन्स जब मैं कोई वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, वेरिएबल एक स्टोरेज स्पेस होती है रैम के ऊपर, ठीक है। अच्छा पहले मैं इसको दिखा देता हूँ कि कोड के अंदर इसको बनाते कैसे हैं और रैम पे इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिकली यहाँ पे कोड देखने वाले हैं। अगर मैं अपने प्रोग्राम के अंदर लिखता हूँ सिंपली एक लाइन CHAR, उसके बाद स्पेस और फर्स्ट अल्फाबेट, ठीक है। अब ये जो पहली बात कि ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है मेरे प्रोग्राम की। जैसे मैंने कहा था कि C++ के प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट मैंने लिख दी है CHAR। अब इसमें CHAR एक स्पेशल वर्ड है जिसको हमने कीवर्ड बोला था। जब भी मैं CHAR लिखूंगा तो कंपाइलर अंडरस्टैंड कर गया कि भाई कैरेक्टर डाटा टाइप की बात हो रही है। और उसके बाद मैंने ये देखें फर्स्ट अल्फाबेट लिखा है, ठीक है। फर्स्ट अल्फाबेट कोई स्पेशल कीवर्ड नहीं है, कोई स्पेशल वर्ड नहीं है, ये एक नेम है जो मैंने खुद से एज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो इट मीन जी ये इसमें पीछे था कि 1 बाइट, तो हमने अभी यहाँ तो बहुत सारे अल्फा करेक्टर्स लिखे हुए हैं, वो तो 1 बाइट से ज़्यादा हो चुके हैं। अच्छा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैं इसको कंप्लीट करता हूँ फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। जब मैंने वेरिएबल एक्सप्लेन किया था, पहले वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ लें। मैंने क्या कहा था कि वेरिएबल क्या है, जो हम रैम के ऊपर हमने सेल बनाए, ठीक है, उसके ऊपर एक जो स्टोरेज लोकेशन है जो डाटा स्टोर कर सकती है, उसके नाम को वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये उसका नाम है और इस नाम का इस डाटा टाइप से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ, ठीक है। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे मूव करूँ, आपको यहाँ से बेहतर आइडिया होगा। हमने पिछली स्लाइड्स में ऑलरेडी किया था कि रैम के ऊपर हमारे पास लेट सपोज ये एक सेल है, ठीक है, ये इसका फिजिकल एड्रेस है 543800264, ठीक है। रैम का आपको पता ना बहुत बड़ा साइज होता है, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी रैम है, लेट सपोज 16 GB की रैम है, उसके अंदर ये सेल नंबर है, ठीक है। और इस सेल नंबर के
जो अंदर डाटा है वो डाटा मैंने ये कैपिटल ए कैरेक्टर स्टोर करवा दिए। ठीक है, अब ये थोड़ी देर के लिए कोड को भूल जाए, मैं रिवर्स आता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो रैम के ऊपर एक सेल है जिसके अंदर डाटा क्या पड़ा हुआ है, कैपिटल ए, और उसका फिजिकल एड्रेस क्या है, ये वाला। ठीक है, ये वाला यहाँ तक पिक्चर हमने लास्ट लेक्चर में देख ली थी। ठीक हो गया। अब मेरे कोड के अंदर जब मैंने इस सेल को जब भी रेफर करना है कि इस सेल के अंदर डाटा रखना है या इस सेल के अंदर से डाटा निकालना है, तो उसके लिए मुझे फिजिकल एड्रेस चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है ना, जैसे आपके पास, आप रैम को अगर कंसिडर करें कि एक बहुत बड़ी कबर्ड है, उसमें डिफरेंट बॉक्सेस हैं और हर बॉक्स का एक नंबर है। ठीक है, तो सपोज करें ये जो भी बॉक्स नंबर है 5438026। ठीक है, तो जब भी मैंने कंपाइलर को बताना है कि मैंने एक बॉक्स के अंदर एक डाटा स्टोर कराना है, और डाटा क्या स्टोर कराना है, कैपिटल ए। ठीक है, तो मुझे हर दफा ये वाला नंबर उसको बताना पड़ता है कि भाई इस बॉक्स नंबर 5438026 पे ये ए स्टोर कर दो। ठीक है, अब बार बार ये वाला नंबर बताना और बार बार ये वाला नंबर याद रखना मुश्किल है। ठीक है, और हमने अपने कोड को इजी बनाना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ये जो फिजिकल एड्रेस होता है इसको रेफर करने के लिए इसका एक नाम रख लेते हैं खुद से। ठीक है, तो मैं ये बोल देता हूँ कि ये जो बॉक्स है ना, बॉक्स नंबर, लेट्स सपोज ये जो बॉक्स का नंबर है, इसका नाम होगा मेरे प्रोग्राम के अंदर, इसका नाम होगा फर्स्ट अल्फाबेट। ठीक है, तो जब भी मैं नेक्स्ट टाइम बोलूंगा फर्स्ट अल्फाबेट, तो कंपाइलर समझ जाएगा कि मैं बॉक्स नंबर 5438026 की बात कर रहा हूँ। अभी जो मैंने नाम रखना है, ये नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, दैट इज माई ओन चॉइस। ठीक है, और इस नाम को एक्चुअली वेरिएबल बोलते हैं। अब वेरिएबल की डेफिनेशन ऊपर पढ़े जरा, मैंने लिखा है अ मीनिंगफुल नेम ऑफ अ स्टोरेज लोकेशन इनसाइड रैम। रैम के अंदर हमारे पास डिफरेंट स्टोरेज लोकेशंस पड़ी है, डिफरेंट सेल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, किसी एक स्टोरेज लोकेशन यानी किसी एक सेल का जो एक मीनिंगफुल नेम हम रखते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो फर्स्ट अल्फाबेट मैंने एक मीनिंगफुल नेम रख दिया, क्योंकि आप देखें ये जो मैं डेटा के अंदर रख रहा हूँ कैपिटल ए, ये फर्स्ट अल्फाबेट है ना, तो मैंने को मीनिंगफुल नाम रखना था कि इस बॉक्स का नाम क्या होना चाहिए, इस सेल का नाम क्या होना चाहिए, तो मैंने खुद से चूज कर लिया कि इस बॉक्स का नाम फर्स्ट अल्फाबेट होना चाहिए। ठीक है, तो वेरिएबल इज एक्चुअली अ मीनिंगफुल नेम ऑफ अ स्टोरेज लोकेशन जो रैम पे पड़ी हुई है। ठीक हो गया। अब आप कोड देखें। ठीक है, अब अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में आऊं, तो कोड के अंदर हमने इसको कैसे बताना है कंपाइलर को, तो कोड के अंदर सबसे पहले लिखूंगा कि एक कैरेक्टर वेरिएबल मैं क्रिएट करना चाहता हूं। ठीक है, जिसका नाम होगा फर्स्ट अल्फाबेट। मैंने बोला था ना कि CHAR एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है जिसका एक स्पेशल मीनिंग है। तो इसका स्पेशल मीनिंग क्या है कि जब भी हम CHAR लिखते हैं तो कंपाइलर समझ आता है कि आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ डाटा टाइप कैरेक्टर। ठीक है, और उसका नाम मैं रखना चाहता हूं जो इसके बाद आने वाला है। ठीक है, तो जब भी आप CHAR लिखेंगे तो कंपाइलर एक्सपेक्ट करेगा, उम्मीद करेगा कि आप इसके बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे। ठीक है, और नाम क्या लिखेंगे आप, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, एनी मीनिंगफुल नेम। ठीक है, इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स होंगे इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी क्या लिमिट्स हैं वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो पहली लाइन के अंदर मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि रैम के अंदर मुझे एक बॉक्स चाहिए और उस बॉक्स के अंदर मैं कैरेक्टर टाइप का डाटा स्टोर करूंगा और उस बॉक्स का नाम मुझे रखना है फर्स्ट अल्फाबेट। ठीक है, तो कंपाइलर जो है वो रैम के ऊपर एक बॉक्स पिक कर लेगा। ठीक है, और कौन सा बॉक्स पिक करेगा रैम के अंदर, तो बहुत सारे बॉक्सेस हैं, रैंडमली कोई भी बॉक्स पिक कर लेगा। ठीक है, इसीलिए रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं ना, कि इसके अंदर जो सेल्स जो है वो सी लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज जब रिजर्व करती है, ठीक है, वो रैंडमली पिक करती है डाटा स्टोर करने के लिए। उसमें जब भी कोई बॉक्स या कोई सेल पिक करना होता है तो उसको रैंडमली पिक करती है। ठीक है, तो इस पहली लाइन का मतलब ये है, यानी अगर मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो पहली लाइन का मतलब ये है, हाई कंपाइलर, आई वांट टू रिजर्व a box in RAM in which I want to store a character। ठीक है, अभी ये नहीं बताया कौन सा करेक्टर, आई वॉन्ट टू स्टोर अ करेक्टर एंड प्लीज नेम दैट बॉक्स एज फर्स्ट अल्फाबेट।
ठीक है, तो कंपाइलर समझ गया। ठीक है, यानी अब आप इसको अंडरस्टैंड करें कि मैं इंग्लिश डायरेक्टली ये पूरी तो नहीं लिख सकता था। ठीक है, मैंने कौन से रूल्स फॉलो करने थे जो सी लैंग्वेज के रूल है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज का रूल ये बोलता है कि आप सिंपली डाटा टाइप लिखें, ठीक है, जिस टाइप का डाटा आपको चाहिए, और उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम लिख दें, तो मैं समझ जाऊंगा भाई कि आप रैम के ऊपर एक जो बॉक्स है वो पिक करना चाहते हैं फॉर स्टोरिंग सर्टेन टाइप ऑफ डाटा, और उसका एक नाम रखना चाहते हैं, तो वो ये वाला एक्शन परफॉर्म कर देगा। ठीक है, दैट इज काइंड ऑफ, अगर मैं फर्स्ट लाइन की एग्जीक्यूशन के बाद देखूं तो रैम के अंदर ये स्टेट बनेगी। ठीक है, अब लाइन नंबर 2 देखें। लाइन नंबर 2 के अंदर मैंने लिखा है फर्स्ट अल्फाबेट इक्वल टू, अब आपको पता है कि फर्स्ट अल्फाबेट किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट अल्फाबेट, यहाँ पे देखें फर्स्ट अल्फाबेट बेसिकली इस बॉक्स का नाम है। ठीक है, तो जब मैं लिखूंगा फर्स्ट अल्फाबेट इक्वल्स टू ए, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि इस फर्स्ट अल्फाबेट वाले बॉक्स के अंदर जाएगा और उसके अंदर ए स्टोर करा देगा। ठीक है, यहाँ पे एक बात नोटिसेबल है कि मैंने ये जो ए लिखा है इसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है। ठीक है, अच्छा क्यों लिखा है, ये भी सी लैंग्वेज का रूल है, सिंटेक्स है। ठीक है, कि जब भी आपने किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई डाटा स्टोर करना है और अगर उस डाटा की टाइप करेक्टर है, तो आप उसकी जो वैल्यू, जो डाटा आप स्टोर करना चाहते हैं, उसको सिंगल कोट्स के अंदर रखेंगे। ठीक हो गया, तो इन दो लाइंस की एग्जीक्यूशन के बाद रैम की ये पोजीशन होगी। यहां तक किसी का क्वेश्चन है, पूछें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके फिर हम वापस इस पे नहीं आएंगे। ठीक है, सही है, तो मेरा ख्याल है सबको समझ आ गई, मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने स्लाइड्स में नहीं लिखी है, फॉर इंस्टेंस आप कोई इंटीजर नंबर स्टोर करना चाहते हैं, आप देखें ना यहाँ पे हमारे पास डाटा टाइप्स तो काफ़ी सारी हैं, पिछली स्लाइड में हमने देखा था। ठीक है, देखें डाटा टाइप्स तो हमारे पास काफ़ी सारी हैं, तो मैंने सिर्फ अभी करेक्टर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर एक करेक्टर स्टोर किया। व्हाट इफ कि अगर मुझे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करके उसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, या मुझे एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल क्रिएट करके उसके अंदर फ्लोट वैल्यू स्टोर करनी है, तो मुझे सिंपली क्या करना है, मैंने CHAR लिखा है जहाँ पे, वहाँ पे आपने INT लिख देना। ठीक है, और जहाँ मैंने CHR को वैल्यू कैपिटल A असाइन की है, पास की है, वहाँ आपने इंटीजर को वैल्यू 1 2 3 4 जो आप देना चाहते हैं, या अगर आपने फ्लोट वैल्यू देनी है तो 1.1 1.2 1.3 जो आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कोड है ये सिंपली यहाँ पे CHAR की जगह अगर इंटीजर वेरिएबल बनाना है तो INT आ जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू के बाद सिंगल कोड के अंदर A लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू आ जाएगी जो डाटा मैं रखना चाहता हूँ। लेट्स से मैं इसके अंदर वैल्यू रखना चाहता हूँ 1000, तो यहाँ पे मैं 1000 लिख दूंगा। ठीक है, ये वेरिएबल क्रिएट हो गया। नेक्स्ट ये अंडरस्टैंड करें, मैंने अलग से पॉइंट आउट कर दिया है कि ये CHR बेसिकली डाटा टाइप है, और ये जो फर्स्ट अल्फाबेट है ये बेसिकली वेरिएबल का नाम है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये आपने खुद डिसाइड करना है। ठीक है, कोई भी मीनिंगफुल नेम आप रख सकते हैं। ये जो पूरी लाइन है, ठीक है, ये जो पूरी स्टेटमेंट है, इसको डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। डिक्लेरेशन क्यों बोलते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं बेसिकली इस लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद कंपाइलर को क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि उसने क्या करना है, कंपाइलर को पता चल जाएगा कि उसने एक वेरिएबल जो है वो रैम के ऊपर डिक्लेयर करना है। ठीक है, अच्छा डिक्लेरेशन को अगर प्रैक्टिकली मैं एक्सप्लेन करूं तो आप यूँ समझें कि ये जो रैम के ऊपर सेल्स होते हैं या बॉक्सेस होते हैं जिनके फिजिकल एड्रेसेस हैं, हमने देख लिया, ये डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आप सपोज करें कि सेम सिनेरियो आप कंसिडर करें कि आपके पास एक कबर्ड है, उसमें मल्टीपल बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो अब उसमें कोई भी यूजर, ठीक है, डाटा रख सकता है। ठीक है, फर्स्ट करें आपके घर के अंदर है, तो आपके घर का कोई भी मेंबर उसके अंदर अपनी अपनी कोई भी बिलोंगिंग्स रख सकता है, कोई भी डाटा उसके अंदर रख सकता है। ठीक है, लेकिन सपोज आपके पास कबर्ड के अंदर एक बॉक्स नंबर है 5। ठीक है, मैं छोटा नंबर ले रहा हूँ, बोलने में आसानी है। ठीक है, बॉक्स नंबर 5 है और आप उसके अंदर डाटा रखना चाहते हैं।
ठीक है, लेकिन अभी आपके पास डाटा आया नहीं है, ठीक है, लेकिन आप उस बॉक्स को एटलीस्ट रिजर्व करना चाहते हैं कि कोई दूसरा यूजर इस बॉक्स को ले ना ले, ठीक है, तो जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है उस कबर्ड की, आप उसको क्या बोलेंगे कि भाई मेरे लिए एक बॉक्स रिजर्व कर दो, ठीक है, या बॉक्स नंबर 5 को भी आप स्किप करें, सिर्फ आपको क्या चाहिए कि एक बॉक्स एटलीस्ट मेरे लिए रिजर्व हो जाए, बिकॉज मेरे पास डाटा आने वाला है जो मुझे किसी एक बॉक्स के अंदर स्टोर कराना है, ठीक है। रियल वर्ल्ड के अंदर डाटा की जगह आप सपोज कर लें कोई भी आपकी चीज़, लेट्स सपोज कोई मोबाइल आपने रखना है, कोई बुक रखनी है, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर, तो आपको बॉक्स रिजर्व कराना है। तो ये जो पहली स्टेटमेंट है डिक्लेरेशन वाली, ये कंपाइलर को यही बताती है कि रैम के अंदर जो डाटा स्टोरेज है मेरे पास, डिफरेंट सेल्स हैं, वो कोई भी प्रोग्राम यूटिलाइज कर सकता है ना। अब आपके कंप्यूटर के अंदर एट द सेम टाइम मल्टीपल प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं, लाजमी तो नहीं है कि बस सी लैंग्वेज का ये सी प्लस प्लस का ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो, बहुत सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरे प्रोग्राम के लिए एक जो सेल है वो रिजर्व हो जाए, ठीक है, कि वो किसी और को नहीं मिलेगा, ठीक है, रिजर्व हो जाए, तो आप ये वाली स्टेटमेंट लिखते हैं। तो पहली स्टेटमेंट रैम के ऊपर वेरिएबल को रिजर्व करती है, ठीक है, उसके अंदर डाटा स्टोर नहीं करती क्योंकि डाटा भी आपने दिया नहीं होता। ये जो दूसरी स्टेटमेंट है, ये जो नीचे लिखी हुई है फर्स्ट अल्फाबेट इक्वल्स टू ए, ये बेसिकली कंपाइलर को बताती है कि जो आपने वेरिएबल रिजर्व किया था, जो आपने यानी बॉक्स मेरे लिए रिजर्व किया था जिसका नाम हमने फर्स्ट अल्फाबेट रख दिया था, उस बॉक्स के अंदर जाके एक वैल्यू रख दो ए के नाम से, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि अगर मैं वेरिएबल को कोई नाम ना रखता, ठीक है, तो होता क्या कि जैसे वेरिएबल का हमने पिछली साइड पे देखा कि एक बड़ा काफी लंबा चौड़ा सा फिजिकल एड्रेस था, तो हर दफा हमें वो वाला एड्रेस बताना पड़ता कि भाई इस एड्रेस के ऊपर जाके ए रख दो, ठीक है, जैसे ये 584390 जो भी था, तो मुझे यहाँ पे वो नंबर दोबारा लिखना पड़ता, ठीक है, कंपाइलर को बताने के लिए कि भाई ये वाला बॉक्स रिजर्व किया है, ठीक है, और फिर इस बॉक्स के अंदर जाके ये डाटा रख दो, ठीक है। और एक और भी चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करें कि मैंने बताया कि रैम जो आपका प्रोग्राम है वो तो रैम के बॉक्स को रैंडमली रिजर्व करेगा, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस कोड मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरा कंपाइलर रैम के ऊपर बॉक्स नंबर कौन सा रिजर्व करने वाला है मेरे लिए, ठीक है। उसने रैंडमली हिट करना है, जो अवेलेबल बॉक्स होगा उसको रिजर्व कर देना है, ठीक है। जो बॉक्स किसी और के प्रोग्राम, कोई और प्रोग्राम यूज कर रहा है, किसी और प्रोग्राम उसका डाटा रखा हुआ, ऑब्वियसली वो तो मुझे नहीं रिजर्व होगा, अलॉट नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा जो प्रोग्राम है जो जब एग्जीक्यूशन में जाएगा तो प्रोसेसर जो है वो रैंडमली देखेगा कि जो भी बॉक्स अवेलेबल है वो बॉक्स रिजर्व करेगा, और उस बॉक्स का उस टाइम पे क्या नंबर होगा मुझे पता ही नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे उस बॉक्स का नंबर लिख ही नहीं सकता, कोड के टाइम पे मुझे पता ही नहीं है। तो इसलिए हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि जो बॉक्स भी रिजर्व होगा उस बॉक्स का नाम होगा फर्स्ट अल्फाबेट, ठीक है। तो जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन स्टेज में जाता है यानी रनिंग में जाता है, उस टाइम पे कंपाइलर जो है वो एक बॉक्स रिजर्व करता है, तो उस बॉक्स को रेफर करने के लिए हमने एक नाम रखा होता है फर्स्ट अल्फाबेट, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। मिसाल के तौर पे आपने कल जो है, लेट्स सपोज हम अगर डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल आपने एक कैब या एक लेट्स सपोज जो है वो टैक्सी जो है वो रिजर्व करनी है और उसके अंदर XYZ लोकेशन पे चले जाना है, ठीक है। अब मैंने बार बार अगर टैक्सी को रेफर करना है कि वो जो कैब होगी, मतलब जो गाड़ी जिसको मैं कैब कह देता हूँ, ठीक है, वो जो कैब है उसके अंदर आपने लेट्स सपोज सीट नंबर 1 पे ये वाला सामान रखना है, ठीक है, कोई भी डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, सीट नंबर 2 पे ये रख देना, ठीक है, अच्छा कैब का कलर ये होना चाहिए, मेक श्योर कर लेना, अच्छा कैब के अंदर AC भी होना चाहिए, ठीक है, कैब के अंदर ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बार बार कैब रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं उस जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे हमें ये नहीं पता होता कि एक्चुअली जब कल का दिन आएगा और हम गाड़ी रिजर्व करेंगे लेट्स सपोज किसी भी बुकिंग एप्लीकेशन से, तो एक्चुअली कौन सी कैब बुक होके आएगी, ठीक है, उस कैब का नंबर क्या होगा, उस कैब का मॉडल कौन सा होगा, उस कैब का लेट्स सपोज कलर कौन सा होगा, ठीक है। तो हम एक जनरल टर्म यूज करते हैं कि भाई यानी जब भी मैं कैब बोलूंगा तो इट मींस कौन सी कैब जो कल बुक होके आने वाली है। अब फर्स्ट करें, कल बुक होके आने वाली कैब जो है ना वो कोई GLI गाड़ी है,
ठीक है, तो मुझे तो नहीं पता, या हो सकता है वो कोई कैल्टस बुक होके आ जाए, वो कोई मैदान गाड़ी बुक होके आ जाए, ठीक है। तो इसलिए डिक्लेरेशन के टाइम पे हमें नहीं पता होता कि रैम के ऊपर कौन सा बॉक्स रिजर्व होने वाला है, इसलिए हम उसका एक नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो फिर जब भी हमने उस बॉक्स को रेफर करना होता है कि भाई जब बॉक्स रिजर्व हो जाएगा, जब मेरा प्रोग्राम चलेगा, वो जो भी बॉक्स होगा उस बॉक्स को मैं बार बार अपने प्रोग्राम में फर्स्ट अल्फाबेट ही बोलूंगा। नाउ दैट इज माय कॉल कि मैं उसका नाम क्या रखता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास मल्टीपल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं ना, मैं अपने प्रोग्राम में 10 वेरिएबल भी तो क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे 10 टाइप्स का डेटा स्टोर कराना है, मेरे पास 10 करेक्टर्स हैं, ठीक है, मैंने वो स्टोर कराने हैं। तो मुझे हर एक करेक्टर को स्टोर कराने के लिए रैम के ऊपर एक स्टोरेज यूनिट चाहिए, ठीक है, सेल चाहिए। तो हर सेल का मुझे को नाम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लेट्स सपोज इसको ये भी कह सकता हूँ करेक्टर, और यहाँ पे मैं रख देता C1 C2 C3 C4 अपनी आसानी के लिए, ठीक है। लेकिन C1 C2 कोई मीनिंगफुल नेम नहीं है, यहाँ पे कोई मीनिंगफुल नेम होना चाहिए ताकि आपको अपने प्रोग्राम में जब आप रेफर करें तो आपको याद हो कि मैं किस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो ये 2 स्टेप्स होते हैं जिसमें हम किसी भी वेरिएबल को बेसिकली उसके अंदर डाटा स्टोर करने के काबिल होते हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम के अंदर मजीद कुछ चीज़ें मैं अभी एक्सप्लोर करता हूँ। ये जो इक्वल साइन है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, और फिर ऑपरेटर की टाइप होती है असाइनमेंट ऑपरेटर, इसलिए मैं यहाँ पे इसको भी एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ। बस आप यहाँ पे ये सुनिए कि ये एक पहली स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट हुई, इसने जो है वो एक डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल। फिर दूसरी स्टेटमेंट है जिसने उस वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। और किसके थ्रू किया, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। ये अभी आगे हम इसको एक्सप्लोर करेंगे तो मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन की मैंने यहाँ पे डिफरेंसेस लिख दिया था आपको आइडिया हो जाए कि डिक्लेरेशन जो है वो रैम के ऊपर एक स्पेस जो है वो रिजर्व कर देता है और उस स्पेस का एक नाम रख देता है, ठीक है। और इनिशियलाइजेशन जब आप उस स्पेस के अंदर डाटा ऐड कर देते हैं, ठीक हो गया। और असाइनमेंट ऑपरेटर अभी के लिए सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि जब हमने किसी वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर करवाना होता है तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, वो जो इक्वल का साइन है, ठीक है, क्योंकि वो भी एक स्पेशल सिंबल है। अच्छा, लास्ट चीज जो मैंने कहा था कि आप वो जो रैम के ऊपर एक बॉक्स रिजर्व कर रहे हैं उसका आप एक मीनिंगफुल नेम रख लेते हैं, तो उस नेम के कुछ रूल्स होंगे, ठीक है। जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था सर कि ये तो एक करेक्टर से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके रूल्स क्या हैं कि वो कितने करेक्टर्स हो सकते हैं, किस तरह का नाम हो सकता है, वो अभी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि ये 2-3 बेसिक रूल्स हैं जो फॉलो करने होते हैं। नंबर 1, जो भी वेरिएबल का नाम है वो या तो कोई लेटर, किसी लेटर से स्टार्ट होगा या अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, यानी मैं वेरिएबल का नाम किसी इंटीजर नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकता, ठीक है। यानी जैसे मैंने कहा था ना C1 C2 C3 आप नाम रख लें, ठीक है, मैं 1C1 2C3C इस तरह से नहीं रख सकता, ठीक है, क्योंकि पहला जो रूल है वो क्या है कि वेरिएबल का जो नाम है वो किसी लेटर से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, यानी कि अंडरस्कोर 1C मैं रख सकता हूँ लेकिन 1C नहीं रख सकता, ठीक है। और जो वेरिएबल का नाम है उसके अंदर कोई भी लेटर हो सकता है, यानी ABCDEF, उसके अंदर कोई डिजिट भी हो सकता है। जैसे मैंने C1 कहा था तो C लेटर था 1, उसके अंदर डिजिट था। अंडरस्कोर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, मैं C_1 भी रख सकता था, ठीक है, C_2 भी उसका नाम रख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या नहीं हो सकता, वेरिएबल के नाम के अंदर स्पेस नहीं हो सकती, ठीक है, यानी जो वेरिएबल का नाम है उसको मैं C उसके बाद स्पेस दे के 1 लिखूँ तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो वाइट स्पेस नहीं हो सकती। लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, अगर मैंने लेटर्स या डिजिट्स को डिफ्रेंशिएट करना है या दो वर्ड्स को मिला के कोई मैंने वेरिएबल का नाम रखना है तो मैं अंडरस्कोर यूज कर सकता हूँ, ठीक है, वाइट स्पेस नहीं दे सकता। इसी तरह वेरिएबल के नाम के अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं हो सकता। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं अपने वेरिएबल का नाम C@1 रखना चाहता हूँ तो नहीं हो सकता, C#1 रखना चाहता हूँ, ठीक है, नहीं हो सकता, इस तरह के नाम नहीं हो सकता। और जो हमारे रिजर्व वर्ड्स हैं, जैसे अभी तक हमने जो पढ़े हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये जो रिजर्व वर्ड है ये भी किसी वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता,
मेरे वेरिएबल का नाम INT नहीं हो सकता। क्यों? INT एक रिजर्व वर्ड है और इसका एक स्पेशल मीनिंग है। जब भी कंपाइलर को उसी लैंग्वेज के अंदर INT लिखा हुआ नजर आएगा तो वो ये समझेगा, क्योंकि इसका स्पेशल मीनिंग है ऑलरेडी, वो ये समझेगा कि मैं एक डाटा टाइप डिफाइन, एक वेरिएबल डिफाइन करने वाला हूँ, डिक्लेयर करने वाला हूँ। ठीक है, डिक्लेरेशन के लिए यूज हो रहा था ना, तो जब भी INT आएगा तो कंपाइलर ये समझेगा कि मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप वेरिएबल का नाम INT रख रहे हैं तो आप तो ये समझ रहे हैं कि एक वेरिएबल का नाम है ये, लेकिन कंपाइलर क्या समझ रहा है, क्योंकि उसके लिए तो INT एक स्पेशल वर्ड है और इसका मतलब ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, तो कोड गलत हो जाएगा। ये सारे रूल अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या आएगा, एरर आएगा, प्रोग्राम चलेगा नहीं। ठीक है, और लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वेरिएबल के नाम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स डिफरेंट कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे आप देखिए मैंने एक वेरिएबल का नाम यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि लेट सपोज किसी वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ सम वेरिएबल। ठीक है, इसमें एस मैंने कैपिटल कर दिया और फिर एक और वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम भी सम वेरिएबल रखता हूँ लेकिन उसके सम का एस स्मॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो कंपाइलर इन दोनों को डिफरेंट वेरिएबल्स कंसीडर करेगा। ठीक है, तो नॉर्मली जब हम कोड लिख रहे होते हैं तो उसमें हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये मिस्टेक हम ना कर रहे हैं। अगर मैंने एक वेरिएबल लेट्स को डिक्लेयर किया सम वेरिएबल कैपिटल एस के साथ और फिर जब मैं उसको वैल्यू असाइन करने लगा हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू इक्वल साइन लगा के वैल्यू उसके अंदर ऐड करने लगा हूँ, स्टोर करने लगा हूँ, वहाँ पे मैं लिखता हूँ सम वेरिएबल स्मॉल एस के साथ, तो कंपाइलर मुझे क्या एरर देगा कि ये वाला वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, क्यों? उसके नजदीक स्मॉल एस के साथ ये जो वेरिएबल है ये कोई और वेरिएबल है। ठीक है, कैपिटल एस के साथ कोई और है, तो इसलिए कंपाइलर एरर देगा कि ये वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो ये बेसिक रूल्स हैं जो वेरिएबल बनाते हुए हमने कंसीडर करना है। ठीक है जी, बाकी हमने आगे इसको मज़ीद भी देखना था, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वेरिएबल वाला थोड़ा सा लेंथी हो गया, तो इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम जो है वो कल देखेंगे। ठीक है।